एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था और आज इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लोट करता है, करंट कैसे फ्लोट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफ़ाइन किया, इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने जाना। और हाउ डू द मेटल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, वो हमने देखा था। और डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट और डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने देखा था। और कुछ मीजरिंग यूनिट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे कि अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सब का डिफरेंस हमने देखा था कि इन सब का क्या यूजेस है, इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या डिफरेंस है। और आज की वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि करंट किस पर डिपेंड करता है, करंट किस पर डिपेंड करता है, करंट मेटल में फ्लोट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट हाई कब होता है, करंट लो कब होता है, एक्चुअली वो डिपेंड किस पे करता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का क्या यूज़ है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। इसके साथ हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ इस चैप्टर की जान है, पूरा चैप्टर ओम्स लॉ पर ही डिपेंड है, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और आज हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे पास सेल है, सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। करंट कैसे मूव करता है, करंट कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था पॉजिटिव डायरेक्शन से मूव करके करंट कौन सी डायरेक्शन में आ जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है। करंट जैसे मूव करता है, ये क्या है, हमारे पास सेल है, सेल मतलब V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, और ये देखिए वाटर, हाई लेवल ऑफ वाटर, जब मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हमें पता है मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा फिर वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। मीन्स अगर V ये है और अगर I ये है, तो I किस पर डिपेंड करता है, V पर डिपेंड करता है। अगर V ज़्यादा है तो I भी ज़्यादा है, और अगर दोनों का साइज सेम है, और वाटर लेवल भी सेम है, अगर वाटर लेवल भी सेम है तो क्या होगा, मूवमेंट होगी, मूवमेंट नहीं होगी। तो V अगर ज़ीरो होगा तो I भी, V अगर ज़ीरो होगा तो I भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर वाटर कम है तो कम फ्लोट होगा, वाटर की मूवमेंट कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर V ज़्यादा है तो I ज़्यादा है, V ज़्यादा है तो I ज़्यादा है। अगर V ज़ीरो है तो I भी ज़ीरो है, और अगर V कम है तो I भी कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो करंट का फ्लोट है वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। V प्रोपोर्शनल I, मतलब हम कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू V या फिर V प्रोपोर्शनल टू I। तो I किस पे डिपेंड करता है, V पर डिपेंड करता है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा कांस्टेंट के लिए, तो कांस्टेंट के लिए हमने लगाया V इक्वल टू आई आर। अब R से हमें क्या पता चला, R क्या है, रेजिस्टेंस, R इज़ रेजिस्टेंस। R से हमें क्या पता चला कि करंट केवल
वी पर डिपेंड नहीं करता, करंट केवल वी पर डिपेंड नहीं करता, इनफैक्ट ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब रेजिस्टेंस होता क्या है हम देखेंगे। तो करंट किस पे डिपेंड करता है, हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई ज़्यादा है, और अगर आई ज़्यादा है या फिर वी ज़्यादा है तो आई भी, तो अगर वी ज़्यादा है तो आई भी ज़्यादा है। लेकिन अगर अगर आर ज़्यादा है तो आई क्या होगा, अगर आर ज़्यादा है तो आई क्या होगा, आई कम होगा, क्योंकि आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी इसके प्रोपोर्शनल में है, वी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। ओके, इसीलिए ये अपोजिट होगा, अगर आर ज़्यादा होगा तो आई ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। हमारे पास जो करंट डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, आई पर डिपेंड, वो किस पे डिपेंड करता है, वी पर डिपेंड करता है, हमारे सेल पर डिपेंड करता है, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। और करंट किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मींस मटेरियल के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लोट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराते हैं, एटम से टकराएंगे तो क्या होगा, कॉलिजन बनेगा। क्या बनेगा, एक कॉलिजन बनेगा। तो वो टकराना क्या है, एक रेजिस्टेंस है, टकराना क्या है, एक रेजिस्टेंस। जैसे कि ये सब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी से टकराने हैं, एटम से टकराने हैं, तो एक कॉलिजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो कॉलिजन, तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। हम दे सकते हैं कि रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस फिक्स भी होता है, अब रेजिस्टेंस फिक्स भी होता है और रेजिस्टेंस वेरिएबल भी होता है। रेजिस्टेंस को हम चेंज भी कर सकते हैं, कहीं पर हम ज़्यादा रेजिस्टेंस दे सकते हैं, इसको मूव करा के कहीं पर हम रेजिस्टेंस को लो कर सकते हैं। इसको क्या है, ओम मीटर डिवाइस यूज टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, अभी हमने देखा था कि करंट किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पर। अब रेजिस्टेंस भी किस पर डिपेंड करता है, कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल की टेम्परेचर पर, लेंथ पर, रेजिस्टिविटी पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। जैसे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर हीट ज़्यादा होगी, अगर वो हीट ज़्यादा होगी, मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, हीटिंग ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और अगर तार जितना लंबा है, अगर वायर जितना लंबा होगा, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक चौड़ा रोड है और एक पतला रोड है, एक पतला रोड है। चौड़े रोड पर तो गाड़ियाँ इजीली निकल जाएंगी, लेकिन क्या एक नैरो रोड पर इजीली निकल सकती है, नहीं, उसको टाइम लगेगा। इसी तरीके से जो चौड़ा रोड होगा उसमें तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से फ्लोट कर जाएंगे, और लेकिन अगर नैरो रोड होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन लो फ्लो करेंगे। वैसे ही तार जितना लंबा होगा, वैसे ही तार अगर लंबा होगा तो रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एटम से ज़्यादा टकराएंगे और में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे अगर तार ज़्यादा होगा तो। और अगर मटेरियल ज़्यादा ब्रॉड होगा, अगर मटेरियल ज़्यादा चौड़ा होगा, वाइड होगा, तो उसमें भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर तार पतला होगा और लंबा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी क्या मतलब, मटेरियल की कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है। जैसे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.6 और नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है 1.1। तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। हाँ, हम फिर से देख सकते हैं, अगर लेंथ ज़्यादा है तार की तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और अगर एरिया ज़्यादा है, अगर रोड चौड़ा है
तो क्या होगा, अगर एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। नाउ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक रुकावट होती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जैसे कि एटम से टकराते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.6, जबकि अलॉय उसके बाद पहले कंडक्टर है, फिर अलॉय है और फिर इंसुलेटर है, ओके। रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और करंट लो होगा। रेजिस्टिविटी क्या है कि गुड कंडक्टर्स में नहीं आता। रेजिस्टिविटी क्या है कि गुड कंडक्टर नहीं आता, वो क्या है कि रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी करंट कम होगा, ओके, करंट कम होगा। तो जितने भी हीटिंग इफ़ेक्ट होते हैं वो किसके बनाए हो जाते हैं, सब एलॉयज़ के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, सब एलॉयज़ के बनाए जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है वो सब कंडक्टर्स की बनाई जाती है। अब सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि सीरीज़ मतलब एक लाइन में लगा हुआ है, एक लाइन में रेजिस्टेंस है, ओके, एक लाइन में रेजिस्टेंस है। और पैरेलल मतलब कि एक दूसरे के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। अब इसमें क्या है कि इसमें करंट किस तरीके से फ्लो होता है सीरीज़ में, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि एक कुएं से पानी भरना है, कुएं से पानी भरने के लिए एक पर्सन आता है, एक कुएं से पानी भरने के लिए लाइन वाइज पर्सन आते हैं और अपनी बाल्टी भर के ले जाते हैं। तो लाइन वाइज क्या है, वो सीरीज़ है। वो धीरे धीरे 1 बाय 1 पर्सन आया डिसिप्लिन में और अपनी बाल्टी को भरकर ले गया। लेकिन पैरेलल के केस में क्या होता है कि सारे बंदे एक साथ आ गए और वो बाल्टी लेके चले गए और अपने पानी भर के ले चले गए। तो उसमें जो सारे के सारे बंदे एक साथ आते हैं, उसमें एनर्जी भी खर्च होगी और उसमें सर्किट का भी लॉस होगा, ठीक है, डिसिप्लिन भी ख़राब होगा। लेकिन जो लाइन वाइज आएगा उसमें डिसिप्लिन भी रहेगा और वो ज़्यादा टाइम तक काम भी करेगा। जैसे कि सीरीज़ में हम देख सकते हैं कि जो लाइन वाइज बंदे आते हैं पानी भर के ले जाते हैं लाइन वाइज, ऐसे ही लाइन वाइज चलता है इसमें। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, करंट फ्लोट है। तो इसमें जो सीरीज़ के केस में क्या होगा कि एनर्जी कम लॉस होती है, जबकि पैरेलल के केस में एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। एनर्जी ज़्यादा लॉस होने की वजह से पैरेलल के केस में क्या होगा, सर्किट जल्दी ख़राब होगा। ज़्यादा करंट लेगा, ज़्यादा करंट होने की वजह से वो सर्किट जल्दी ख़राब हो सकता है। सीरीज़ में क्या एक लाइन वाइज चलेंगे, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें करंट। अब सीरीज़ में करंट क्या है, सीरीज़ में करंट होगा कि आई सेम रहता है, मतलब सेम फॉर ऑल, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 अलग अलग होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर सीरीज़ का केस है, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 और V3, जबकि आई सबके लिए सेम है, आई और आई, ठीक है। रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो इस तरीके से हमने क्या लिया है, हमें इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। हमने इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया, V = V1 + V2 + V3। तो हमें पता है V = IR। अगर सीरीज़ है तो हमने इसको RS ले लिया, ठीक है, IR1, IR2 और IR3। तो I से I कैंसिल हो गया, I कॉमन लेके, तो इसमें क्या बना फॉर्मूला, R1 + R2 + R3। और अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर R1 ये है, R1 20, R3 30, तो हमारे पास क्या आएगा, 60 ओम। कितना आंसर आएगा इसका, 60 ओम। अब अगर हम पढ़े पैरेलल के केस में,
पैरेलल के केस में अगर हम पढ़ें तो इसमें आई क्या होगा, अलग अलग होता है, I1 I2 I3, जबकि V सबके लिए सेम होगा। तो हम इसमें देखेंगे I1 I2 I3, हमें पता है I इक्वल टू V अपॉन आर, I बराबर V अपॉन आर। ओके, इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे। आर पी पैरेलल के लिए है, V कॉमन रखेंगे तो 1/R1 1/R2 1/R3, 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, इस तरीके से हमारे फॉर्मूला फाइंड आउट किया। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मतलब जैसे कि हमने देखते हैं, हम अपने घर में प्रेस यूज़ करते हैं, प्रेस, आयरन, ओके, और फिलामेंट बल्ब का यूज़ किया जाता है, CFL का यूज़ किया जाता है, MCB का यूज़ किया जाता है, फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये सब क्या है, जल जाते हैं। जल क्यों जाते हैं, जब इसका रेसिस्टिविटी, इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है। तो अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होगा कि हम देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, हमने पढ़ा था अभी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है, कॉलिजन निकलता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी हीटिंग एनर्जी में जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी हीटिंग एनर्जी में जनरेट होती है। हमें पता है V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू V Q। अब ये काइनेटिक एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम W की जगह क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, H इक्वल टू V Q। हमें पता है V इक्वल टू IR। इस तरीके से हम V की जगह हम क्या रखेंगे, IR रखेंगे, IT, Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बना, I² RT। तो H इक्वल टू क्या बना, H इक्वल टू V² अपॉन R इंटू T। ये हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। H इक्वल टू V² अपॉन R इंटू T। हीट, तो हमने देखा कि हीट किस पर डिपेंड करता है, हीट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, हीट डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ करंट पर, हीट डिपेंड करता है टाइम पर। ओके, तो हमें पता है एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो R बराबर रो एल अपॉन ए। तो R किसके प्रोपोर्शनल है, रो के, रेजिस्टिविटी के। R किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो R किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरियाज के, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं इसकी एप्लीकेशन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, बल्ब का हमने देखा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और ये आयरन। जैसे कि बल्ब में हम देख सकते हैं ये किसका बना होता है, टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है, टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है ये। हीट एंड लाइट एनर्जी, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ओके। एरिया ज़्यादा, सॉरी इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। अगर टंगस्टन फिलामेंट की लेंथ ज़्यादा होगी, आप देख रहे हो स्पाइरल है, अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। मतलब लेंथ ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा है। हम देख सकते हैं हमारे घर में लगा होता है फ्यूज़ लगा होता है कि अगर फ्यूज़ लगा होता है तो फ्यूज़ में ही क्या है, वायर जल जाता है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है, अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और ये फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा। ये जो वायर है, ये वायर जल जाता है। ओके, ये वायर जल जाने की वजह से क्या होगा, ये हम इस वायर को चेंज कर देंगे या वायर को रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे वायर से और वापस उसको रिप्लेस कर देते हैं। जिससे इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर करंट ज़्यादा आ रहा है तो
इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का ये वायर ख़राब हो जाएगा, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा, तो जितने भी हमारे घर की इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैं उन सब पर करंट फ्लो होगा, वो सब ख़राब हो सकते हैं। ओके, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। और अब हम पढ़ेंगे कि ये आयरन है, ठीक है। आयरन की जो प्लेट होती है, आयरन की प्लेट हीट होती है जब हम इसको ऑन करते हैं इसका स्विच, तो आयरन की प्लेट हीट होती है। लेकिन जो आयरन की जो सेकंड प्लेट होती है, आयरन की जो सेकंड प्लेट होती है, अंदर की प्लेट होती है, वो हीट नहीं होगी। अगर वो हीट हो जाएगी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे तो क्या होगा, हमें झटका लगेगा। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ फ्लो नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये शीट किसकी बनी होती है, माइका। किसकी बनी होती है, माइका की। इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर की शीट पर ही फ्लो होते हैं और ये हीटिंग जनरेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पावर। इट इज़ अ वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 सेकेंड में कितना काम किया गया, 1 सेकेंड में कितना काम किया गया। तो इसका फॉर्मूला है P = W/T। या फिर बट हमें पता है कि W = VIT। तो V क्या है, V = IR, W = क्या बनेगा फिर I² R × T। या फिर हम इसको लिख सकते हैं V² T/R। ओके, हमें पता है यूनिट्स, ऐसा यूनिट की क्या होती है पावर की, वाट। WATT वाट। कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1000 वाट, और 1 हाउस पावर में 746 वाट। देयरफॉर P = VI, हमें पता है P = VI। तो V क्या है, V = IR। इस तरीके से I² R बनाइए, P = V²/R। कमर्शियल, अगर हम ये देखें कि हमारे घर में 1 घंटे में कितनी यूनिट खर्च होती है, कितनी यूनिट, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। कहते हैं कि किलोवाट घंटा, इसमें आएगा, वो किलोवाट घंटा में आएगा। यूनिट की रीडिंग लेते हैं वो, क्योंकि हमें पता है 1 यूनिट बराबर किलोवाट, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, ठीक है। तो इसका क्या है, 1 किलोवाट मतलब 1 किलो 1000, और 1 घंटा अगर हम लेते हैं तो 3600 सेकेंड। कैलकुलेट करके आए 3.6 × 10⁴ जूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितनी बिजली खर्च होती है। अब वेरियस सर्किट सिंबल के बारे में हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये है, ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच इन ऑफ पोजीशन जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट भी बोलते हैं। स्विच इन ऑन पोजीशन, इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज सर्किट भी बोलते हैं। ये बैटरी है, अगर हम एक से ज़्यादा सेल का यूज़ करते हैं तो वो क्या है, बैटरी है, और ये वायर है। अब हम कुछ इस सारे चैप्टर की फॉर्मूलेज देखेंगे। I क्या है, करंट। I = Q/T, V = W/Q। अगर हमें Q दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, अगर हमें Q निकालना है और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है ये लेकर के हम Q निकाल सकते हैं, ठीक है। तो V = IR, रो रेजिस्टिविटी L/A। सीरीज़ का क्या फॉर्मूला होता है, R1 + R2 + R3, जबकि पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हीट जनरेट, हीटिंग इफेक्ट का क्या फॉर्मूला है, H = VIT। इस फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया था V² T/R। ओके, पावर का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P = E/T, P = VI। इससे हमने सॉल्व करके क्या किया, P = V²/R। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर फिनिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। इस चैप्टर को टोटली आपको पढ़ना है। धन्यवाद।